चलिए, तो हम एक बार और हमारे इस हिंदी का पाठ 3 देखते हैं। पाठ 3 जो है हमारे पास वो है ठेस, राइट। यदि पाठ 3 की बात करूं तो हमारा पाठ 3 है ठेस, जो आप यहां देख पा रहे हैं, और इसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने इसको लिखा है। यदि मैं फणीश्वर नाथ रेणु की बात करूं तो इन्होंने भी अपनी पूरी जो इनकी भाषा है वो आंचलिक परिवेश लिए हुए है। आंचलिक परिवेश का मतलब ये है कि आंचलिक परिवेश मीन्स उन्होंने अपना जितना भी साहित्य लिखा है वो साहित्य ग्रामीण भाषा को लेकर लिखा है और गांवों से संबंधित लिखा है। जो फणीश्वर नाथ रेणु है उनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ, ओराही हिगना गांव में। और कब हुआ? 4 मार्च 1921। 4 मार्च 1921 आप याद रखिए, 4 मार्च 1921 में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना ग्राम में हुआ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंटरमीडिएट तक वो पढ़े थे, और जैसे ही उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अपना उन्होंने उच्च शिक्षा प्रारंभ की, वो महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित हुए, और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और वे भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी बन गए। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए, स्वतंत्रता सेनानी बन गए। लेकिन फिर 1952 में उन्होंने राजनीति पूरी तरह से छोड़ दी और फिर दोबारा अपने साहित्य की ओर मुड़ गए, और इन्हें 1970 में, याद रखना है आपको पूछा जाएगा, कौन सा अवार्ड मिला? पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड, जो सभी लोग जानते हैं एक सम्मानीय अवार्ड होता है, वो उनको पुरस्कार दिया गया, सम्मानित हुए वो। 1977 में आपकी मृत्यु हो गई, दिवंगत हो गए। दिवंगत मीन्स मृत्यु होना। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। फिर जो उपन्यास, वे एक अच्छे उपन्यासकार और कथाकार हैं। उनके जो मुख्य उपन्यास जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं ठुमरी, उसके बाद है आदिम रात्रि की महक, अगिनखोर, इसके साथ साथ मेला आंचल। आप लोगों ने एक नाम सुना हो, ये हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि मेला आंचल किसके द्वारा लिखित है। तो जो मेला आंचल है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। जुलूस, कितने चौराहे, ऐसे कुछ उपन्यास हैं। और साथ साथ में अपने ये भी देखा कि उनके इसमें जो पूरा है वो क्या है? लोक संस्कृति से संबंधित उनका साहित्य, लोक संस्कृति है से रिलेटेड रहा है। साथ साथ में उन्होंने कहा कि हिंदी में लिखे आंचलिक कथा परंपरा को विकसित किया है। देखिए, यहां मैं आपको बार बार एक चीज पर जोर दे रहा हूं, आंचलिक परिवेश। आंचलिक परिवेश मीन्स ग्रामीण परिवेश। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु है, उन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं, अपने जो उपन्यास लिखे हैं, अपनी जो कहानियां लिखी हैं, कथाएं लिखी हैं, वो किस पर आधारित है? वो ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। उन्होंने इस ग्रामीण परिवेश पर आधारित लिखे हैं। उन्होंने जो हमारे गांवों में जो त्योहार होते हैं, हमारे गांवों में जो लोक संस्कृति है, इन सब पर उन्होंने जोर दिया हुआ है यहाँ पर। अब मैं आपको ये बताता हूं, जो ये कहानी है, एक प्रकार से कहानी, वो है ठेस। ठेस का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे। ठेस मतलब
हमें किसी चीज का गहरा आघात पड़ जाना। जब हमें किसी भी चीज का गहरा आघात पड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ठेस लग जाना। आपने कहा अपने मित्र से कि मुझे आज अध्यापक के द्वारा बुरी तरह डांटा गया, मुझे एक ठेस लग गई। तो ठेस माने गहरा आघात लग जाना। तो जब गहरा आघात किसी चीज का लगता है हम उसको बोलते हैं ठेस। तो यहां पर यही बताया है, एक व्यक्ति जिसको अभी मैं बताता हूं, उसको गहरी ठेस लग गई, है ना, उसका दिल टूट गया, हम कह सकते हैं गहरा आघात लगा, उसे ठेस लग गया। उसी पर आधारित ये पूरा हमारी कहानी है। अब देखिए यहां पर मैं आपको यदि इसके बारे में बताऊं, अभी मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी बाद में आपके साथ कुछ दिखाऊंगा मैं आपको स्क्रीनशॉट। लेकिन पहले मैं आपको यदि इसका एक कहानी बता दूं, तो पूरी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो मुख्य पात्र है सिरचन। उसका नाम क्या है? सिरचन, राइट। तो जो सिरचन है, यस, है ना, वो कौन है? मुख्य पात्र इस कहानी का सिरचन नाम है। सिरचन क्या करता था? तो हमने कहा कि सिरचन बहुत अच्छे प्रकार की शीतल पार्टी बनाता था। एक वो ग्रामीण कलाकार था, और ग्रामीण कलाकार वो क्या कारीगरी करता था? वो शीतल पार्टी बनाता था, कुशन बनाता था, और आसन बनाता था। किस चीज के बनाता था? पतली बांस की डंडियों के आसन बनाता था। और उस पूरा जो एरिया था, उस पूरे क्षेत्र में उसका एक नाम था। क्यों नाम था? क्योंकि कुशल कारीगर था। किसका कुशल कारीगर था? आपको प्रश्न में आएगा तो आप उसका उत्तर याद रखना। वो कुशल कारीगर था शीतल पाटी, कुशन, आसन और पर्दे। वो पर्दे बनाता था जो आप देखते हैं, चिक के पर्दे जिनको हम बोलते हैं। जो चिक्के पर्दे आज बहुत महंगे भी आते हैं, और पहले के जमाने में चिक्के पर्दों को यह माना जाता था जिनके घर चिक्के पर्दे हैं वे लोग एक धनी लोग हैं। गुंजन, ठीक है ना, तो वो धनी लोग हैं। तो अब आप देखिए जो सिरचन है, सिरचन क्या है? सिरचन एक ग्रामीण कलाकार है, जो ग्रामीण कारीगर है। वो क्या बनाता है? शीतल पाटी। शीतल पाटी का मतलब मैं आपको एक बार और बता देता हूं। शीतल पाटी का अर्थ होता है यहाँ पर एक पतली और सुंदर चटाई, है ना, चिक्की चटाई आप मान लीजिए। वो पूरा अपने पूरे क्षेत्र में माना जाना एक कारीगर था। अब सिरचन के बारे में कुछ चीजें थी जो सिरचन को लोगों से अलग बनाती थी, और सिरचन को बहुत जल्दी ठेस भी लग जाती थी। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी ठेस लग जाती है, आघात लग जाता है, गहरा आघात लग जाता है, राइट, करेक्ट है ना। तो सीखों की चटाई, वेरी करेक्ट। तो कुछ लोगों को बहुत जल्दी ठेस लग जाती है, उन्हें कोई कुछ बोल दे, उनके आत्म स्वाभिमान को तुरंत ठेस लग जाती है। तो सिरचन एक ऐसा ही व्यक्ति था। हमारे आसपास आप देखो तो कुछ छोटे छोटे कारीगर, उनमें आपको सिरचन के गुण मिलेंगे। सिरचन में क्या क्या गुण थे देखिए। सबसे पहला तो ये था कि सिरचन बहुत आत्म स्वाभिमानी था। उसे कोई उससे बुरा बोल दे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो किसी का भी काम करने आता था, आसन बनाने आता था, कुशन बनाने आता था, कुश के आसन बनाने आता था, और चटाई बनाने आता था, शीतल पाटी बनाने आता था। तो वो ये चाहता था कि लोग उससे पूरे सम्मान के साथ बोले। उसे किसी का ये बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग उससे बुरा स्वभाव करें, उसके आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसका मुख्य पात्र है सिरचन। सिरचन के बारे में एक जमाना था जब सिरचन के यहां भीड़ लगी रहती थी। लोग उससे शीतल पाटी बनवाने आते थे, आसन बनवाने आते थे, पर्दे बनवाने आते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा।
लोग अब आसन नहीं बनवाने लगे, चिक के पर्दे नहीं बनवाने लगे। कुछ गिने चुने लोग थे जो उसकी कला को मानते थे। उसके साथ साथ सिरचन में भी कुछ कमियां थी। जैसे कि कमियां क्या थी? एक तो सिरचन बहुत मुंहफट था। मुंहफट था मीन्स उसको कोई भी चीज बुरी लग जाती वो मुंह पे लोगों को बोल देता था, काम छोड़ के भाग आता था। एक काम बहुत अच्छा करता था, है ना, हमारे आसपास ऐसे कारीगर होते हैं काम बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, आज की डेट में हम उनको कहते हैं मूढ़ी हैं। वे अपने मन के अनुसार मन के राजा है। सिरचन ऐसे ही मन का राजा था, और जिसके कारण उसको काम मिलना धीरे धीरे कम हो गया था। अब लोग कहते तो बेकार ही नहीं बल्कि बेकार भी हो गया, है ना। अब ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि वो जो काम बाकी के मजदूर 2 दिन में कर लेते थे, सिरचन उसी काम को करने में कई घंटों और कई दिन लगा देता था, क्योंकि वो अपने मन से काम करता था, बहुत तल्लीनता से अच्छा काम करता था। इसी यहां पर लेखक ने लिखा कि वो बेकार ही नहीं बल्कि बेकार बेकार भी हो रहा था। बेकार मीन्स बिना किसी मजदूरी के काम करना। क्या बनाता था? शीतल पाटी, चिक, कुशन, ये बनाने में वो माहिर था। आज के समय में लोग उसको मुफ्तखोर, चटोर और कामचोर कहने लगे थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छा कारीगर था, लेकिन वो अपने मन के अनुसार काम करता था। यदि उसे खाने अच्छा ना मिले, उसे जहां काम करने गया उसे यदि कोई पान ना मिल जाए, यदि उसको कोई कुछ गुड़ खाने का ना पूछे, बूंदी खाने का ना पूछे, शादियों में वो आता था काम करने, तो वो काम उसे मजा नहीं आता था और वो काम छोड़कर बीच में आ जाता था। इसलिए उसको आज की डेट में लोग क्या कहते हैं? मुफ्तखोर है, कि मुफ्त में खाना चाहता है, चटोर चटोरा है और कामचोर है, क्योंकि काम करना ही नहीं चाहता, लोगों को ये लगता था। उसका कहना था यदि खाने पीने में चिकनाई कम हो जाए, है ना, याद रखना ये आपको एक प्रश्न है, इसको मैं आपको विस्तृत में भी समझाऊंगा। उसका कहना था यदि, क्या उसका कहना था? यदि खाने पीने में चिकनाई कम हो जाए तो क्या होता है? काम में भी चिकनाई कम हो जाएगी। उसका ये मानना था काम में भी चिकनाई कम हो जाएगी। अब यहां पर इस सिरचन के अलावा एक और प्रमुख किरदार हमारा है मानू। मानू एक अच्छे परिवार की बेटी है। मानू की शादी होने को है, और मानू के जो ससुराल वाले हैं उन ससुराल वालों का, उन ससुराल वालों की एक ही उनसे बहुत ज्यादा जो मांग थी, वो मांग ये थी कि आप हमें बहुत अच्छे इसकी शीतल पाटी और कुशन और आसन बना के दो। इसलिए मानू की मां ने मानू को कहा कि जाके सिरचन को बुला लाए। अब सिरचन को बुलाना कोई एक सामान्य काम नहीं था। सिरचन एक ऐसा कारीगर था कि लोग उसके यहाँ 7-7 दिन पहले आके उसे बुलावा देते थे कि सिरचन भाई घर चलो, हमारे यहाँ शादी है। तो वहां पर क्या बनना है? वहां पर कुछ शीतल पाटी बनना है, चिक बनना है ना, कुशन बनना है। तो मानू को उसकी माँ ने जब सिरचन को बुलाने भेजा, तो पहले तो सिरचन ने बड़ी मुश्किल से वो राजी हुआ, लेकिन मानू को देखकर वो राजी हो गया। जब वो उसके यहाँ काम करने सिरचन गया, तो वो काम करने बैठा, तो उनकी जो पूरी बात उस काम की हुई कि वो काम आप करोगे, और उस काम के लिए उसने कहा कि भाई मेरे को, वो कुछ मांगता नहीं था, लेकिन लोग उसको खुद को सिरचन को अपनी ओर से मजदूरी देते थे। और यहाँ पर मोहर छाप वाली धोती वो बोला कि क्या क्या मिलेगी उसको? मोहर छाप वाली धोती मिलेगी। अब उस समय मान लीजिए जो मोहर छाप वाली धोती थी उसकी बहुत कीमत थी, और ये माना जाता था कि वो मोहर छाप वाली जो धोती है वो उन्हीं लोगों को मिलती है जो जाने माने कलाकार होते हैं। ठीक है, सिरचन उनके यहाँ काम करने चला गया। अब यहाँ पर एक नया किरदार बीच में आता है, वो है उनकी मजली भाभी। जब सिरचन काम करने आता है तो सिरचन
सिरचन में भी क्या आदत थी, गांवों में होता है ना हंसी टिटोली करना, लोगों को चिढ़ा देते हैं अचानक से। तो सिरचन उसी प्रकार का था, वो जहां पे भी काम करने आता था वो उनको अपने परिवार का एक सदस्य मानने लगता था, वो अपने आप को कारीगर नहीं मानता था। तो जो वहां पर उनका जो मझली भाभी थी उसको सिरचन ने कहा कि भाई शादी का घर है, जरा एक मुट्ठी बूंदी मुझे भी दे दो। तो जो मझली भाभी आई उसने मुंह बनाया और उसने मुंह बना के एक सूप में एक मुट्ठी बूंदी फेंक के चली गई। सिरचन को इस बात का बड़ा बुरा लगा। सिरचन ने तुरंत उसको बोला कि क्या तुम्हारे मायके में लोगों को मिठाइयां ऐसी दी जाती? ये सुनकर जो मछली भाभी थी उससे भी गुस्सा आ गया। अब एक और कैरेक्टर इसमें चाची। अब देखिए घरों में होता है ना, जब शादियां होती है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिन्हें हम आमंत्रित करते हैं हम खुद ही उनसे डरते हैं, है ना। देखिए घर के कुछ बुजुर्ग कई बार ऐसे आ जाते हैं शादियों में कि वो हर चीज में मीन मेख निकालते हैं, उनकी आदत होती है मीन मेख निकालना, लेकिन चूंकि घर के बुजुर्ग होते हैं लोग उनको सुनते भी हैं। तो ऐसी एक चाची उसके घर में आ गई। चाची ने देखा कि सिरचन क्या है, एक छोटा सा कारीगर है, वो बैठे बैठे रंग बिरंगी चटाइयां बना रहा है, कुशन बना रहा है, आसन बना रहा है। तो चाची को बड़ा गुस्सा आया कि इसको इतना ज्यादा ये लोग भाव क्यों देते हैं, जबकि वो तो एक कारीगर है। अब उसी दौरान क्या हुआ, जो मानू थी जिसकी घर में शादी होने वाली है, वो मानू क्या करती है, कुछ पान बनाकर ले आती है बाहर। किन लोगों को देने? मेहमानों को देने, बड़े बुजुर्ग लोगों को देने। जब वो देने जाती है तो वो अचानक देखती है कि सिरचन को वो देखती है। अब यहां पर आप देखना सिरचन और मानू इन दोनों के जो संबंध है वो बड़े प्रगाढ़ संबंध है ना, बड़े दिल के संबंध है उनके। सिरचन मन ही मन मानू को क्या मानता है, वो अपनी लड़की मानता है और मानू भी उसे उसी प्रकार का सम्मान देती है। मानू को भी मानू अपने पिता के समान उसे सम्मान देती है। तो जब मानू वहां से निकलती रहती है, क्या लेकर, पान के बीड़े लेकर निकलती रहती है, तो वो एक किसको दे देती है, सिरचन को भी दे देती है। जब चाची वहां से निकलती है, चाची को बड़ा गुस्सा आता है। चाची मुंह फुलाकर बोलती है कि अब मुझे तुम्हारे यहाँ काम नहीं करना है, मुझे तुम्हारे यहाँ की कोई पर्दे वर्दे नहीं बनाना है, कोई आसन नहीं बनाना है, और मैं तो अब यहां से चल पड़ूंगी, यहां से चला जाऊंगा। तो चाची जो होती है वो मुंह फुला के इससे बात करती है, कहती है अरे एक धोती की बात है, यदि तुम धोती कहते तो मैं तो न जाने कितने ऐसे कारीगर ले आती, जो कारीगर एक धोती में तुम्हें और अच्छी अच्छी चीजें भी बना देता। जब सिरचन ने ये सुना, सिरचन को ठेस लग गई, है ना, उसके आत्म स्वाभिमान पर चोट आ गई। उसने कहा मैं इतना अच्छा कलाकार और मेरे से इस तरीके से बात कर रहे हैं। सिरचन अचानक से उसने पान जो खा रहा था उसे पान थूका और पान थूक के उसने चाची को सीधा सीधा सुना दिया, पूरे घर वालों को भी। उसने कहा यदि तुम्हें धोती के लिए काम कराना है तो मुझे माफ करना, ऐसी मुझे धोतियां नहीं चाहिए, मुझे इन ऐसी धोतियों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी घरवाली भी अब नहीं है, मेरे घर के लोग भी ज्यादा कोई नहीं है, मैं ऐसी धोती पहन के क्या करूंगा, 8 रुपए की धोती, मोर छाप धोती, तुम किसको इस तरीके की बात कर रही हो। वो चाची को ये बोल के तुरंत मिजाजी में उठकर आधा काम छोड़कर आ जाता है। जो मानू होती है, मानू और उसकी माँ को बड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं कि ये चीज हमारे दहेज में जाने वाली है, कल की दिन लड़की की शादी होने वाली है, और उन लोगों ने केवल एक ही मांग अच्छी रखी है कि आपके यहाँ पे एक बहुत अच्छा कारीगर है जो शीतल पाटी बहुत अच्छी बनाता है, सीखों की लकड़ियां और ये सब कुछ, सीखों से बहुत बढ़िया पर्दे और चीजें बनाता है। तो मानू को और उसकी माँ को बड़ा बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि देखो जो सिरचन है हम उसको इतना मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सिरचन है वो सिरचन क्या कर रहा है, हमें तो ठुकरा के चला गया। मानू बड़ी दुखी हो गई। उसकी माँ ने कहा कि बहुत ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है बेटा, एक बार और जा। वो जो सिरचन है, सिरचन तो क्या है सॉरी, सिरचन तो तुम्हें बेटी मानता है ना, तुम जाके उससे प्रार्थना करोगी
तो वो तैयार हो जाएगा, और एक क्या, वो कई सारी तुम्हें ऐसी शीतल पार्टियां बना देगा। मानू जाती है बड़ी खुश होकर, और वो सिरचन के जाती है, लेकिन वो देखती है कि जो सिरचन है वो मुंह फुलाकर बैठा रहता है, वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं नहीं बनाऊंगा, अब मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाऊंगा जो चीज जहां पर मेरी कद्र ना हो, मेरी कारीगरी की कद्र नहीं है, वो चीज मुझे नहीं करनी है ना। देखना आप पेज वाइज देखते चलना इसमें घर पे फिर, है ना। मैं आपको बहुत जो मुख्य चीज है वो सारी बता रहा हूं। तो वो वहां पर बोलता है कि मुझे जरूरत नहीं है। मानू अपना मुंह लटका के अपने भाई के साथ वापस आ जाती है। कल के दिन में उसकी शादी का दिन हो जाता है। मानू जब भी उस आधी अधूरी शीतल पार्टी को देखती है, वो बड़ी दुखी होती है। उसे लगता है कि काश ये मेरी ये शीतल पार्टी पूरी हो जाती, काश ये आसन पूरा हो जाता, तो मैं घर पर जाकर अपने ससुराल में जाके बड़ी शान से दिखाती। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं होता है, मानू की शादी का दिन आ जाता है, उसकी शादी हो जाती है, और मानू क्या करती है, जब शादी हो जाती है तो गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। अब देखना पूरी स्टोरी, हमारी पूरी कहानी यहीं पर बताई है हम। तो मानू गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। अचानक से जब गाड़ी चल पड़ती है तो देखते हैं कि पीछे से एक व्यक्ति आ रहा है, और अपने पीठ पर, अपने कंधों पर कुछ बोझा लाद कर आ रहा है। वो आकर चिल्लाकर बोलता है, बाबूजी खिड़की खोलो, बाबूजी दरवाजा खोलो। उसका भाई उसको पूछता है कि भाई क्यों दरवाजा खोले। वो कहता है कि मैं मानू को देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि अब वो ससुराल जा रही है, तो मैं एक बार उसको देखना चाहता हूं। जब वो दरवाजा खोलते हैं, जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर सिरचन दौड़ा दौड़ा आ रहा था। मानू जब उसे देखती है, मानू केवल इतना ही बोल पाती है कि सिरचन दादा। जब मानू उसको इतना बोलती है तो सिरचन वहां पर आता है, और सिरचन बड़े प्यार से उसको बोलता है कि मानू मैं ये सब तुम्हारे लिए लाया हूं। वो देखते हैं कि उसमें एक शीतल पार्टी, अच्छे क्वालिटी का चिक, और एक जोड़ी बढ़िया आसनी थी। मानू मोहर छाप वाली जो धोती का दाम होता है वो सिरचन को देने लगती है। जब सिरचन देखता है, वो उसे मना करता है। सिरचन उसको बोलता है, वो अपने दोनों हाथ जोड़ देता है, और सिरचन हाथ जोड़कर वहां से चला जाता है। जो मानू है, मानू फूट फूट कर रोने लगती है, जैसे कि मानो एक बेटी अपने पिता से विदा ले रही हो। यहाँ पर लेखक ने कहा, जब मैंने बंडल खोलकर देखे तो मैंने देखा कि ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम ये पहली बार मैं देख रहा था। तो इस पाठ में क्या है, इस पाठ में अब देखिए, इसमें यही है कि जो सिरचन है, सिरचन का स्वाभिमान होता है। भले ही सिरचन को ठेस लग जाती है, लेकिन सिरचन मानू को अपनी लड़की मानता है, और वो उसे सारी चीजें मुफ्त में देकर जाता है। उसके मन में वही भाव होते हैं। कौन से भाव होते हैं? जो भाव किसी भी पिता के अंदर होते हैं अपनी लड़की के लिए। वो उसको अब उसकी विदाई में
अपनी सबसे अच्छी कारीगरी करके कुशन और ये सारी चीजें देता है। ठीक है, तो ये हमारा पाठ है, इसको आप अच्छी तरह से एक बार घर पे पढ़ लीजिए। मैं आपको इसलिए वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़वा रहा हूं, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो वही सारी चीजें जिन पर हमने बातचीत की, और वहां पर आपको कई सारी कुछ चीजें पूछेंगे, तो आप याद रखिए। देखिए, सिरचन को मानू के घर से मजदूरी के रूप में क्या मिलने वाला था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती उसको मिलने वाली थी, जिसकी कीमत कितनी थी उस समय? 8 रुपए। और कौन सी धोती थी? मोहर छाप वाली धोती, जिसकी बहुत कीमत थी और जिसको पहनना एक अमीर लोगों का शौक माना जाता था। आपको प्रश्न आएगा कि चाची वहां पर आपको वो आएगा कि अब एक प्रश्न है जिसका आपने उल्लेख नहीं किया, मैं यही आपको बता देता हूं कि सिरचन जब पान खा रहा था तो वहां से निकलती हुई दादी को उसने क्या प्रश्न पूछा? तो उसने क्या प्रश्न पूछा उसको? उसने जो प्रश्न पूछा, उसने ये प्रश्न पूछा कि उसने दादी को क्या पूछा, चाची को क्या पूछा? तो उसने चाची को पूछा, उसने चाची को कहा कि अपने बटुए में से जरा सा जर्दा तो निकाल कर दे देना। तो इसलिए चाची और ज्यादा भड़क गई, उन्हें और ज्यादा गुस्सा आया कि माने कारीगर मुझे बोल रहा है पान भी खा रहा है और मुझे बोल रहा है जर्दा और दे देना। इस तरीके के आपको प्रश्न आएंगे यहां पर। ठीक है, और आपको आएगा कि लेखक मानू को कहां पहुंचाने जा रहा था? ससुराल पहुंचाने जा रहा था। ठीक है, मानू ने जब उसको 8 रुपए दिए तो उसने क्या कहा? आंचलिक, हाँ, आंचलिक का मतलब होता है ग्रामीण, है ना। आंचलिक परिदृश्य और परिवेश, ये क्या होता है? ग्रामीण, है ना। आंचलिक आपने सुना है ना, जब समाचार आते हैं तो आते हैं अब समाचार अंचल से, तो अंचल माने क्या है? ग्रामीण। जो ग्रामीण परिवेश में लिखा गया। आपने कहानी सुनी ना, ये कहानी सुन के आपको पूरा कैसा लगा? गांवों का जीवन, है ना, कि ग्रामीण परिवेश में लिखी गई है। आपको प्रश्न आएंगे, वो मैं कुछ आपको बता रहा हूं। आपको इसमें जो मुख्य प्रश्न आएंगे, सिरचन कौन कौन सी वस्तुएं बनाना जानता था? तो हमने कहा सिरचन बनाना क्या जानता था? शीतल पाटी, चेक, पोषण और पर्दे, राइट। तो चाची ने माँ के पास जाकर क्या कहा? तो चाची ने माँ के पास जाकर कहा कि ऐसा कारीगर, ऐसा मजदूर जो एक धोती में इतना बना दे, तो इससे बढ़िया तो मैं कई सारे तुम्हें बनवा देती। सिरचन मानू से मिलने स्टेशन पर क्यों गया? सिरचन मानू से मिलने स्टेशन पर इसलिए गया क्योंकि वो अपने पूरे जीवन भर का सबसे बढ़िया कारीगरी अपनी लड़की को देना चाहता था, जो मानू थी। वो मानू को क्या मानता है? अपनी लड़की मानता है, इसलिए वो मानू को अपना सबसे अच्छा देना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। लोगों को सिरचन के प्रति मन में क्या धारणा थी? तो क्या धारणा थी? सिरचन अब मुफ्तखोर है, बेकारी नहीं बेकार भी है, चटोरा है, कामचोर है, वो ये मानकर चलते थे। अगला आपको जो प्रश्न है, सिरचन को एक सप्ताह पहले क्यों बुलाया जाता था? तो सिरचन को एक सप्ताह पहले इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि वो उसका बड़ा, वो एक जाना माना कारीगर था। पहले से लोगों उसको बुलाना पड़ता था, मिन्नतें करके बुलाना पड़ता था। ठीक है, तो मानू ने सिरचन को पान का बीड़ा दिया। क्यों दिया? वो इसलिए दिया क्योंकि मानू के मन में भी बड़ा सम्मान था। उसको ये लगता था कि सिरचन एक पिता के समान है, इसलिए उसने उसको पान का बीड़ा दिया। सिरचन ने मानू को उपहार में क्या दिया? तो हमने यहाँ पर पाठ के अंत में हमने पढ़ा, यहाँ पर उसने क्या दिया? उसने बढ़िया शीतल पाटी, चेक, कुशन, एक एक जोड़ी वो दिए। उसने क्या दिया? उसने शीतल पाटी, चिक,
एक जोड़ी आसानी खुश्की दी। ठीक है, तो ये चीजें वहां पर उसने यहाँ पर दिए। कहानी का अंत आपको कैसा लगा, अपने विचार लिखिए, आप अपने विचार लिखेंगे। तो हम इसी के साथ आज इसको समापन करते हैं इस पाठ का। और दोबारा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इनको बार बार सुनेंगे, यदि आपने इस क्लास में हमने अच्छी तरह से इसको समझ लिया, इसको पढ़ लिया, तो आप ये मान के चलिए कि आपको दोबारा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें से मैंने आपको बताया, मैंने जब आपको प्रश्न ये सारे बताए, सभी के आंसर मैंने आपको इस पाठ में समझा दिए हैं। कल भी हम इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, जिससे कि कुछ यदि आपको थोड़ा कुछ रह गया हो तो आप इसको पेज बाय पेज चलते चलेंगे। आज हम इतना ही लेते हैं, कल के इसमें हम इसी पाठ का एक थोड़ा सा और इस पर हम चर्चा करें।